हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 24 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। मेरे भाई, सारे क्वेश्चन बहुत ही सुंदर और शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन से भी बहुत सारा क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में आ रहा है मेरे भाई। तो क्वेश्चन शिफ्ट में रिपीट भी हो रहा है, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो पूछा था, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी पत्नी थी? दूसरी पत्नी तो आपका ध्रुव देवी या फिर ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी पत्नी ध्रुव देवी या ध्रुव स्वामिनी थी, जो उनके बड़े भाई रामगुप्त की विधवा थी, और चंद्रगुप्त ने उनसे विवाह कर गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा और राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया। यह विवाह नाटक देवी चंद्रगुप्तम से भी जुड़ा है। उन्होंने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से भी विवाह किया था, जो उनकी पहली पत्नी थी और उनकी बेटी प्रभावती की माँ थी। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न जो पूछा था, वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, CEO और प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R दुर्रई स्वामी। R दुर्रई स्वामी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। R दुर्रई स्वामी 14 जुलाई 2025 को LIC के CEO और MD के रूप में कार्यभार को संभाला है। वह अगस्त 2028 तक इस पद पर रहेंगे। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर अब बिजनेस रेडी, बी रेडी रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो यह आपका विश्व बैंक हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक के थ्रू ये जारी की जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट है। विश्व बैंक ने डेटा अनियमितताओं के कारण 2021 में अपनी पुरानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस रैंकिंग को बंद कर दिया था। वर्ल्ड बैंक बी रेडी, अब इसकी जगह बिजनेस रेडी यानी वी रेडी नामक नई परियोजना शुरू की गई है, जिसकी पहली पायलट रिपोर्ट 2024 में जारी की गई और 2025 में इसका विस्तार किया जा रहा है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था BNS से, भारतीय न्याय संहिता की धारा 210 के अनुसार लिंग यानी जेंडर की परिभाषा में क्या शामिल है? तो जेंडर की परिभाषा में शामिल है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है, पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर। BNS के तहत लिंग की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है ताकि इसमें ट्रांसजेंडर्स को भी शामिल किया जा सके। धारा 2 का 10 कहता है, लिंग शब्द का प्रयोग जहां भी किया गया है वह पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों पर लागू होता है। धारा 2 का 12 सरकार यानी गवर्नमेंट का अर्थ है केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ये सब धारा आपका IPC 1860 को चेंज करके, IPC 1860 को चेंज करके BNS 2023 लागू किया है मेरे भाई, भारतीय न्याय संहिता 2023। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भारत के किस राज्य में दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर पाया जाता है? तो यह आपका राजस्थान ऑप्शन सही है मेरे भाई। ऑप्शन बी आपका राजस्थान सही है। चलिए, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल के कारण यहाँ की रेत दिन में सूरज की किरणों से बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, जिससे तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। वही रात के समय रेत उतनी ही तेजी से अपनी गर्मी खो देती है, जिससे रातें बहुत ठंडी हो जाती है। समुद्र से दूरी और शुष्क हवा भी इस बड़े अंतर का मुख्य कारण बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था, वर्ल्ड बॉक्सिंग द्वारा आयोजित 2025 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप किस शहर में और किन तारीख के बीच आयोजित की गई थी, जिसमें पहली बार पुरुष और महिला दोनों के मुकाबले एक साथ हुए थे?
तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरे भाई। ऑप्शन सी आपका राइट है। लिवरपूल इंग्लैंड 4 से 14 सितंबर 2025 को ये शुरू किया गया था। IBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 दुबई संयुक्त अरब अमीरात में 4 से 13 दिसंबर 2025 तक आयोजित की गई। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में निस सर्बिया के निस में 9 से 16 मार्च 2025 तक आयोजित की गई। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल और कांग्रेस 2025 नई दिल्ली में भारत में नवंबर 2025 में आयोजित हुआ। और फिर वर्ल्ड बॉक्सिंग कांग्रेस 2025 चुनावों सहित 23 नवंबर 2025 को रोम इटली में आयोजित की गई थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लिवरपूल इंग्लैंड 4 से 14 सितंबर 2025 लिवरपूल। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न पूछा था 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष यानी चेयरमैन कौन है? तो डॉक्टर बी नारायणन जनवरी 2025 में डॉक्टर बी नारायणन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने 14 जनवरी 2025 को डॉक्टर एस सोमनाथ का स्थान लिया है और 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। साथ ही वे अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत को राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है, भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो की स्थापना पूछ देता है यहाँ से भी क्वेश्चन 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत की विश्व में कौन सी रैंक है? तो पीस इंडेक्स के मामले में भारत 115वें रैंक पर है। भारत की रैंक 115, 2024 में 116वां स्थान था, थोड़ा सा सुधार हुआ है और टॉप पर आइसलैंड लगातार है। वैश्विक रुझान अगर देखा जाए तो वैश्विक शांति का औसत स्तर 0.36% घटा, जो भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता को दर्शाता है। और यह आपका पीस इंडेक्स जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP जारी करता है। संकेतक क्या है? तो सामाजिक सुरक्षा, आंतरिक बाहरी संघर्ष और सैन्यीकरण की सीमा। तो इस तरह से है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था खुदीराम बोस को फांसी दिए जाने के समय उनकी आयु कितनी थी? तो उनकी आयु महज 18 वर्ष थी, महज 18 वर्ष। उन्हें 1908 में 18 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार द्वारा मुजफ्फरपुर में 2 महिलाओं की हत्या की साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हत्या किसका हुआ था? तो हत्या जज डगलस और उनके घर जाते समय हमला करने का फैसला किया था। हत्या हुआ था आपका इनका, देखिए अलीपुर प्रेसिडेंसी कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ब्रिटिश जज डगलस किंगफोर्ड की हत्या करने का फैसला किया। जज ने जंगूतर के संपादक भूपेंद्र दत्ता को कठोर दंड की सजा सुनाई थी। उसमें इसकी बेटी और पत्नी मर गई थी और एक भारत का ही सरकारी वकील मर गया था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ खुदीराम बोस से संबंधित है। देखिए आ गया है कि किस आंदोलन से खुदीराम बोस संबंधित थे? तो आपका क्रांतिकारी आंदोलन से ये संबंधित थे। खुदीराम बोस स्वतंत्रता संग्राम के दौरान मुख्य रूप से क्रांतिकारी और गुप्त संगठनों से जुड़े थे। उन्होंने अनुशीलन समिति के एक सक्रिय सदस्य के रूप में भी काम किया, जो बंगाल में एक प्रमुख क्रांतिकारी संगठन भी था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 आर्टिकल 3 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 3 आपका नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों की सीमाओं या नामों का परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अनुच्छेद 3 जो है यह अनुच्छेद भारतीय संसद में किसी भी राज्य से भूभाग को अलग करने या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के हिस्सों को एक करके एक नया राज्य बनाने का अधिकार देता है।
तो इन सब चीज़ों से संबंधित है। अनुच्छेद 5 भी देख लीजिएगा, यहाँ 4 भी है, 2 भी है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनने का संभावना यहाँ से भी आता है मेरे भाई। तो ये सबको भी आप देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन जो पूछा था, राष्ट्रपति के महाभियोग इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट का प्रावधान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका अनुच्छेद 61 से संबंधित है। इम्पीचमेंट अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है, जो एक व्यापक आधार है और इसमें देशद्रोह, भ्रष्टाचार या कर्तव्य में लापरवाही जैसे गंभीर कदाचार शामिल हो सकते हैं, जिसके लिए संसद के किसी भी सदन में 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके करना होता है, तभी ही उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने किस कानून को प्रतिस्थापित किया है? तो यह भारतीय दंड संहिता आईपीसी के जगह बीएनएस को रिप्लेस करके बीएनएस किया है। बीएनएस ने आईपीसी 1860 को बदला है। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने सीआरपीसी 1973 को बदला है। बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को बदला है। ये तीनों नए कानून 1 जुलाई 2024 से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए आप भारत के राजपत्र यानी गैजेट ऑफ इंडिया पर आधारित अधिसूचना देख भी सकते हैं, वहाँ जारी कर दिया जाता है। तो ये सब बदलाव हुआ है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आर्टिकल 3 आ गया है, तो वही नए राज्यों का निर्माण तथा राज्यों का और सीमाओं का या फिर नामों में परिवर्तन, ये सब करने का अधिकार देता है आर्टिकल 3। रिपीट हो गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने पुरुष, महिला और तृतीय लिंग की परिभाषा किस धारा में दी है? तो धारा 2 के 10 में। उस समय था क्या क्वेश्चन कि पुरुष और महिला और ट्रांसजेंडर को धारा 2 के 10 में किसको मान्यता दिया है? लिंग में किसको? तो पुरुष, महिला और तृतीय लिंग को भी। इस बार कहा है कि किस धारा में दिया है, तो धारा 2 के 10 में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य मुख्य था दिल्ली सल्तनत पर अधिकार। मेन रूप से टारगेट यही था। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण साम्राज्य विस्तार, शक्ति संतुलन और क्षेत्रीय प्रभुत्व था, जिसमें इब्राहिम लोदी राजपूतों की बढ़ती शक्ति और राणा सांगा के बढ़ते प्रभाव को नियंत्रित करना चाहता था, जबकि सांगा अपनी सीमाएं और नियंत्रण बढ़ाना चाहते थे। इसके अलावा इब्राहिम लोदी के निरंकुश शासन से असंतुष्ट अफगान सरदारों से भी सांगा का समर्थन किया। अफगान सरदारों ने भी सांगा का समर्थन किया, जिससे दोनों के बीच कई युद्ध हुए, जैसे खतौली और धौलपुर का युद्ध हुआ। तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था सल्तनत की अधिकार के लिए, अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार के लिए। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, 2025 के यूथ एशियन गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये मनामा में, बहरीन के मनामा में किया गया था। आपका ऑप्शन बी राइट है। इसका आयोजन 22 से 31 अक्टूबर 2025 तक एशियाई युवा खेल 2025 मनामा यानी बहरीन में आयोजित हुआ था। 12 वर्षों के अंतराल के बाद वापसी करने वाला यह महाद्वीपीय आयोजन एशियाई युवा खेलों का तीसरा संस्करण था और इसका शुभंकर शबाब था, जो एक अरबी ओरिक्स भी है। इसमें 26 खेलों में पदक स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। चीन कुल 147 पदों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। चाइना आपका फर्स्ट था मेरे भाई। और भारत 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक के साथ 48 पदक जीतकर पदक तालिका में 6वें स्थान पर था। तो भारत का 6th रैंक था मेरे भाई। और यहाँ देख लीजिए कि एथलेटिक्स में 31 एथलीटों के साथ सबसे बड़ा भारतीय दल शामिल था। इसके बाद कबड्डी 28, हैंडबॉल 16 और मुक्केबाजी 14 का स्थान रहा था। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा है, 2021 का बुकर पुरस्कार जीतने वाली पुस्तक द प्रोमिस किस देश से संबंधित है? तो द प्रोमिस दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। 2021 का बुकर पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास द प्रोमिस दक्षिण अफ्रीका के लेखक डेमन गलगट ने लिखा है और यह उपन्यास दक्षिण अफ्रीकी देश से संबंधित है जो रंगभेद के बाद के एक श्वेत परिवार के पतन और भूमि के वादों को दिखाता है। तो आपका द प्रोमिस दक्षिण अफ्रीका के डेमन गलगट ने लिखा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, चंद्रशेखर इकाई, चंद्रशेखर यूनिट और सूर्य के द्रव्यमान यानी सोलर मास के बीच क्या संबंध है? तो चंद्रशेखर इकाई, जिसे औपचारिक रूप से चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण माप है जो सूर्य के द्रव्यमान से सीधे संबंधित है। चंद्रशेखर सीमा सफेद बौने तारे के अधिकतम संभव द्रव्यमान को परिभाषित करता है। अगला पॉइंट जो है, यह सीमा लगभग 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान यानी 1.4 सोलर मासेस है। तो ये इस तरह से चंद्रशेखर इकाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, सत्रिया नृत्य। सत्रिया आपको बताए थे, सत्रिया कहाँ की त्रिया? तो असम की त्रिया। सत्रिया असम की त्रिया। तो सत्रिया नृत्य शैली 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और समाज सुधारक महापुरुष शंकर देव द्वारा वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया था। सत्रिया धर्म की उत्पत्ति सत्रा यानी मठ में नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में हुई थी। तो सत्रिया नृत्य आपका असम से संबंधित है। बाकी और देख लीजिएगा, कुछ लोकप्रिय कलाकार हैं, गुरु जतीन गोस्वामी, सरोदी शौकिया, ये सब प्रमुख नृत्यांगना है, कलाकार हैं मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना सेंसस 2011 के अनुसार भारत में प्रवासियों यानी माइग्रेंट्स का प्रतिशत कितना था? तो भारत में प्रवासियों का प्रतिशत 2011 के जनगणना के अनुसार 37% इसका राइट आंसर है मेरे भाई। 11 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 37% लोग प्रवासी माने गए, यानी वे अपने पिछले निवास स्थान से अलग किसी अन्य स्थान पर बसे हुए थे, जिसमें कुल 45.63 करोड़ लोग शामिल थे। यह प्रवास मुख्य रूप से ग्रामीण यानी 47.4% और शहर से शहर 22.6% क्षेत्रों में हुआ था। कुल प्रवासी लगभग 45.36 करोड़ लोग, कुल जनसंख्या का जो 37% है, इतने लोग प्रवासी थे। गांव से गांव तक में 47.4%, शहर से शहर तक 22.6%, गांव से शहर तक 22.1%, शहर से गांव तक 7.9%। उत्तर प्रदेश बिहार में सबसे अधिक प्रवासी का पलायन हुए हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे अधिक प्रवासियों का पलायन भी हुआ है। चलिए, क्योंकि इसका नज़दीक नेपाल से बॉर्डर नज़दीक है, इसलिए यहाँ से पलायन कर ज़्यादा लोग किए हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य केंद्र था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी तीव्र औद्योगिकीकरण दूसरी पंचवर्षीय योजना का मेन केंद्र था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कार्यकाल 1956 से 1961 का मुख्य केंद्र तेज औद्योगिकीकरण, विशेषकर भारी और मूल उद्योग के विकास पर जोर देना था, जिसका लक्ष्य तीव्र आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों का विस्तार करना था, जिसमें परिवहन और संचार पर भी महत्वपूर्ण निवेश किया गया था। और ये दूसरा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसने औद्योगिकीकरण के माध्यम से देश की उत्पादक क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित भी किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीव्र औद्योगिकीकरण। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, किस सदन या सदनों द्वारा विशेष बहुमत से निर्णय लिया जाता है, लोकसभा, राज्यसभा या दोनों? तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई
लोकसभा भी और राज्यसभा भी, यानी दोनों इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के अनुसार कई महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक पारित करना लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से लिए जाते हैं। दोनों सदनों को अलग अलग इस बहुमत की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अनुसार कई महत्वपूर्ण निर्णय जैसे कि संविधान संशोधन विधेयक पारित करना लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष क्या है, यहाँ कट गया थोड़ा सा, उसके लिए जाना जाता है। दोनों सदनों को अलग अलग इस बहुमत की आवश्यकता होती है। दोनों सदनों को अलग इस बहुमत की आवश्यकता होती है। और विशेष बहुमत का जो अर्थ है कि उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत यानी आधे से अधिक हो जाता है। उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तभी क्या होता है, विशेष बहुमत के लिए निर्णय लिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, खो खो खेल में बाइपेड शब्द का क्या अर्थ है। खो खो खेल में बाइपेड शब्द का अर्थ है आपका डिफेंडर, रक्षक के लिए किया जाता है, जो अपनी सुरक्षा के दौरान 2 खुटियों यानी पोल्स के बीच के क्षेत्र में रहता है। तो चकमा देने की तैयारी में दोनों पैरों पर खड़े रक्षक की स्थिति में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, एक स्टेशन एक उत्पाद, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट OSOP योजना किससे संबंधित है। तो यह भारतीय रेलवे की एक पहल है जो वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देती है, जहां हर स्टेशन पर उस क्षेत्र के खास स्थानीय उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, कलाकृतियां, खाद्य पदार्थ को बेचने के लिए स्टॉल मिलते हैं, जिससे स्थानीय कारीगरों को रोजगार और देश की संस्कृति की पहचान भी मिलती है, जिसके लिए नाम मात्र शुल्क पर अस्थायी दुकानें दी जाती है। और यह योजना पूरे देश के कई स्टेशनों पर सफलतापूर्वक चल भी रही है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। चलिए अगला प्रश्न जो पूछा था, लिच्छवी वंश की उस राजकुमारी का क्या नाम था जिसका विवाह गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। तो उनका नाम था कुमार देवी, उनका नाम कुमार देवी था। लिच्छवी वंश की उस राजकुमारी का नाम कुमार देवी था, जिसका विवाह गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। इस विवाह से गुप्त साम्राज्य को अपार राजनीतिक शक्ति और प्रतिष्ठा मिली, और इनके पुत्र समुद्रगुप्त के सिक्कों पर भी इस गठबंधन का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि वह संबंध कितना महत्वपूर्ण था। तो इनका शादी हुआ था कुमार देवी से चंद्रगुप्त प्रथम का। अगला क्वेश्चन जो है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत निम्नलिखित में से किसकी गारंटी दी गई है। चलिए अनुच्छेद 29 क्या कहता है, थोड़ा देख लेते हैं। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और यहाँ क्या बोला है, 29 के तहत निम्नलिखित में से किसकी गारंटी दी जाती है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है मेरे भाई, ऑप्शन बी। इस लेख का उद्देश्य अल्पसंख्यक समूहों के हितों की रक्षा करना। 29(1) कहता है, यह भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी कोई विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि हो, उनको क्या मिलता है, संरक्षण मिलता है, कि नहीं, उनको कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। और फिर आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भी मिलता है। मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को बुनियादी अधिकारों की गारंटी देते हैं। भारत के संविधान में 6 मौलिक अधिकार निहित हैं। अनुच्छेद 29 और 30 भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों से भी संबंधित है। तो इस तरह से आपका अनुच्छेद 29 कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी 2nd सेंचुरी BCE में मौर्य काल के दौरान कौन सी कला प्रसिद्ध थी। तो आपका गुफा निर्माण का स्थापत्य कला, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मौर्य काल विशेष रूप से सम्राट अशोक, जिनका कार्यकाल था 273 से 232 ईसा पूर्व के शासन काल के दौरान चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला का विकास उसकी चरम सीमा पर था।
इस काल की सबसे पुरानी जीवित गुफाएं जैसे कि बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियाँ जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए विहार आवासीय क्वार्टर के रूप में बनाई गई थी। ये गुफाएं ठोस प्राकृतिक चट्टानों से तराशकर बनाई गई संरचनाएं हैं, जो मौर्य काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और इस कला रूप का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। तो आपका द्वितीय ईसा पूर्व शताब्दी में आपका गुफा निर्माण और स्थापत्य कला उस समय मौर्य काल में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिट्टी का बना हल यानी खिलौना प्राप्त हुआ था, जिससे यह पता चलता है कि वे खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग करते थे। खेत जोतने के लिए हल का प्रयोग करते थे। तो इसका राइट आंसर है बनावली, जो आपका बनावली हरियाणा में है। बनावली आपका हरियाणा में है। हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, जहां जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, निशान भी मिले हैं। सिंधु घाटी के लोग संभवतः लकड़ी के हलों का उपयोग करते थे, जो समय के साथ नष्ट हो गए, लेकिन बनावली से मिला मिट्टी का मॉडल उनके हल के ज्ञान की पुष्टि कराता है। तो अगर पूछता कालीबंगा के बारे में तो आपका राजस्थान, वहां से जुते हुए खेत के निशान मिले थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था छत्तीसगढ़ से ही, छत्तीसगढ़ के एक विशिष्ट क्षेत्र में गौर मारिया नृत्य किस नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है बस्तर जिला में। बस्तर जिला में किया जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला में किया जाता है। त्रिपुरा में जो डांस होता है होजागिरी, त्रिपुरा में जो होता है होजागिरी। सिक्किम का जो है डांस चूफाट नृत्य, सीकमारी, सिंधी चाम या अस्प्रोलायन नृत्य, फिर याक चाम, डेंजोंग गनेनहा, इस तरह से आपका सब सिक्किम का है मेरे भाई। गैर माड़िया वाइसन हॉर्न माड़िया जनजातियों का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में रहती है। नृत्य में एक जंगली भैंसे की गति की नकल की जाती है और यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा एक समूह में किया जाता है। छत्तीसगढ़ का कुछ महत्वपूर्ण नृत्य भी है, जैसे पंथी, राउतनच, पांडवानी, वेदमती, कपालिक, भरथरी चरित और चंदैनी। ये सब आपका छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण नृत्य है। कुछ और भी राज्य का जो महत्वपूर्ण नृत्य है मेरे भाई, वो सब देख लेंगे। जैसे गुजरात का गरबा, डांडिया, रास, तिप्पानी, ज्यूरियन, भवई, बिहार का जाट जटिन, बखो बखैन, पंबरिया, सम्मा, चकवा, विदेशिया, असम का बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महाराष्ट्र। तो ये सब क्या है? ये सब हर राज्य के नृत्य हैं। आप यहाँ देख लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन यहाँ से आपका बहुत ज़्यादा बनने जा रहा है मेरे भाई। यहाँ से क्वेश्चन एसएससी में तो आना ही आना है, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, हर जगह से यहाँ से हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है मेरे भाई। तो इसको क्या करेंगे, एक बार थोड़ा ठीक ढंग से याद कर लेंगे पूरे को देखकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था 2023 में चीन के हांगझोउ में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी या टीम ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रजत पदक के मामले में उपयुक्त सभी। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर में पुरुष की 50 मीटर राइफल में पोजीशन व्यक्तिगत 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा जीता था। ईसा सिंह महिला 25 मीटर पिस्टल में व्यक्तिगत स्पर्धा में पर्सनल में जीती थी। अनंत जीत सिंह नरुक्का पुरुष स्किट में व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने जीता था। सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने जीता था। तो ये सब क्या है, कुल 22 पदक भारत जीते थे निशानेबाजी में, जिनमें कई रजत पदक भी शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यहाँ देखिए ऐश्वर्य प्रताप सिंह 3 पोजीशन में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तो ईसा सिंह, अनंत सिंह और सरबजोत सिंह, ये सभी का डिटेल्स भी दे दिया गया है। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं मेरे भाई। चलिए आगे चलते हैं।
पोट्टी श्री रामल्लू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उन्होंने महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रह 1930 में सक्रिय रूप से भाग लिया था। दूसरा कथन है, उन्होंने भाषाई आधार पर अलग आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर 56 से 58 दिनों तक आमरण अनशन किया, जिसके बाद 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया। तो कथन एक की सत्यता क्या है कि उन्होंने गांधी जी का साथ नहीं दिया था, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य यह है कि पोट्टी रामल्लू गांधी जी के कट्टर अनुयायी थे। उन्होंने 1930 के नमक सत्याग्रह और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था और इसके लिए वे जेल भी गए थे। गांधी जी ने इसकी निष्ठा को देखकर एक बार कहा था कि अगर मेरे पास श्री रामल्लू जैसे 11 और अनुयायी हो तो मैं 1 साल में स्वतंत्रता प्राप्त कर लूंगा। तो ये भी कहा गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, सचिन तेंदुलकर भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी थे। उन्हें यह सम्मान किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो उन्हें यह सम्मान 2014 में मिला था मेरे भाई, 2014 में मिला था। सचिन तेंदुलकर को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 4 फरवरी 2014 को सम्मानित किया गया था, जिससे वह यह सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी और 40 साल की उम्र में सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता बने, जिसके लिए खेल क्षेत्र में पहले यह सम्मान देने के नियम में बदलाव किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपका पूछा था, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो पाल राजवंश का संस्थापक आपका गोपाल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। गोपाल ने राज्य में शांति पुनः स्थापित की और पाल वंश की नींव रखी थी। वे बंगाल के पहले स्वतंत्र बौद्ध राजा थे और लोकतांत्रिक चुनाव द्वारा गौर में 750 में सत्ता में आए थे। लगभग 780 ईस्वी में गोपाल के बाद धर्मपाल शासक बने। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। धर्मपाल ने कन्नौज के राजा इंद्रदेव को हराया और कन्नौज के सिंहासन के लिए अपने नामित चक्रा युद्ध को स्थापित किया था। तो इस तरह से आपका गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, महाबलीपुरम में मनाया जाने वाला मुख्य फसल कटाई त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पोंगल। महाबलीपुरम में मनाया जाने वाला मुख्य फसल कटाई त्योहार पोंगल है, जो तमिलनाडु का एक प्रमुख 4 दिवसीय फसल उत्सव है और जनवरी में सूर्य देव को धन्यवाद देने के लिए नई फसल का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है, जिसमें पारंपरिक व्यंजन बनाना और सांस्कृतिक कार्यक्रम ये सब शामिल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था मेरे भाई, अगला प्रश्न पूछा था 11वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में तकनीकी टीम स्पर्धा में किस देश ने कांस्य पदक का 3रा स्थान हासिल किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। 11वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में उज्बेकिस्तान ने टेक्निकल टीम स्पर्धा में कांस्य पदक यानी 3रा स्थान हासिल किया था। स्वर्ण जीता था कजाकिस्तान, यहाँ उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान आपका कांस्य पदक जीता था और गोल्ड जो जीता था कजाकिस्तान, रजत जो जीता था थाईलैंड और कांस्य उज्बेकिस्तान। तो ये भी ध्यान में आप रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, राजा महाबली की घर वापसी के सम्मान में केरल का कौन सा प्रमुख फसल उत्सव मनाया जाता है? तो केरल का प्रमुख फसल उत्सव आपका ओणम है, वही मनाया जाता है। राजा महाबली के घर वापसी के सम्मान में केरल का प्रमुख फसल उत्सव ओणम मनाया जाता है, जो केरल के सबसे बड़े सांस्कृतिक त्योहारों में से एक भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, देब्रीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका ओडिशा राज्य के बरगढ़ जिले में स्थित है और 346.91 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और यह संबलपुर शहर के पास स्थित हीराकुंड बांध के बेहद करीब है, जिसके कारण यह क्षेत्र जल और हरियाली से समृद्ध है। चलिए
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था विकसित भारत बिल्डथॉन 2025, विकसित भारत बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। शुभांशु शुक्ला जो भारतीय वायुसेना के टेस्ट पायलट और इसरो के अंतरिक्ष यात्री नामित हैं और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए जाने वाले सबसे पहले भारतीय हैं जो छात्रों को नवाचार के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये कैप्टन शुभांशु शुक्ला हैं जिन्हें बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर, विकसित भारत आपका बिल्डथॉन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था निसार मतलब इसरो और नासा सिंथेटिक अपर्चर रडार उपग्रह में किस वर्ष प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया? वर्ष ने है, बस है, बस BUS बस। तो 1 से 3K प्लेटफॉर्म में इसका उपयोग किया गया था। निसार का अर्थ है नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। 1 से 3K मतलब 1 से 3000 बस। यह इसरो द्वारा विकसित एक मानक बस प्लेटफॉर्म है जिसे 3000 किलोग्राम तक के उपग्रहों के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिशन पृथ्वी की सतह में होने वाली सूक्ष्म परिवर्तनों को मापने के लिए बनाया जाता है। आप नासा या निसार या पेज पर भी मिशन की प्रगति देख सकते हैं, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा था कि बस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है निसार में, बताइए। तो 1 से 3K में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था एशियाई खेल 2022 में पुरुषों की शॉट गन स्किट स्पर्धा में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता? तो ये जीते थे अनंतजीत सिंह नरुक्का। एशियाई खेल 2022 जो 2023 में हुए में पुरुषों की शॉट गन स्किन स्पर्धा में भारत के लिए अनंतजीत सिंह नरुक्का ने रजत पदक जीता था, जहां उन्होंने फाइनल में 58/60 का स्कोर किया और कुवैत के अब्दुल्ला अल राशिदी 60/60 से पीछे रह गए थे मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा था, अगला क्वेश्चन खुदीराम बोस से ही पूछा था। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या के प्रयास में उनकी बग्घी पर बम फेंका था और इस घटना में किसे अपनी जान गंवानी पड़ी? तो ये प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या के प्रयास में उनकी बग्घी पर क्या फेंका था? बम फेंका था, लेकिन गलती से उसमें सवार बैरिस्टर पिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी मारी गई। खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की बग्घी गाड़ी पर बम फेंका था, लेकिन उस बग्घी में बैरिस्टर पिंगले कैनेडी की पत्नी और बेटी थी जिसकी मृत्यु हो गई, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। इस घटना के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में फांसी दे दी गई। तो ये आपका खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी से संबंधित क्वेश्चन 2 और ये तीसरा बन रहा है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था 2023 की अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को मिला, उनकी पुस्तक किस विषय पर आधारित थी? तो नीलम शरण गौर 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास रेकिम इन राग जानकी के लिए मिला है। नीलम शरण गौर को 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके उपन्यास रेकिम इन राग जानकी के लिए मिला है। यह उपन्यास प्रसिद्ध हिंदुस्तानी गायिका जानकी बाई इलाहाबादी के वास्तविक जीवन पर आधारित एक ऐतिहासिक कथा है। यह कहानी ब्रिटिश कालीन भारत में इलाहाबाद शहर के सांस्कृतिक माहौल की पृष्ठभूमि भी है। एक दरबारी गायिका के जीवन और संगीत की यात्रा को दर्शाती है, जिन्हें गरीबी से उठकर शोहरत हासिल और ग्रामोफोन युग की शुरुआती रिकॉर्डिंग कलाकारों में से एक है। तो इस तरह से मिला था इनको अंग्रेजी साहित्य का साहित्य अकादमी पुरस्कार नीलम शरण गौर को मिला था। किस पुस्तक के लिए? तो रेकिम इन राग जानकी के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रंगास्वामी एंग्लो
का संबंध महात्मा गांधी के किस विचार से है? तो रंगास्वामी एंग्लो का संबंध मुख्य रूप से महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के विचार से है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्राम स्वराज। उन्हें तमिलनाडु के कुथम्बकम गांव के पंचायत अध्यक्ष के रूप में गांधीवादी सिद्धांतों को लागू किया गया और पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से गांव को आत्मनिर्भर और आदर्श बनने की दिशा में काम किया। परिचालन के कार्यकारी निदेशक शामिल थे। LIC भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी और सबसे बड़ी संस्थागत निवेशक भी है। चलिए, ये LIC से संबंधित वाला क्वेश्चन था, इसका वाला वहाँ चला गया। दिसंबर 2025 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC के हाल ही में नियुक्त प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, MD कौन बने हैं? तो रामकृष्ण चंद्र नायर। उस समय CEO और MD पूछा था और यहाँ सिर्फ MD है। तो रामकृष्णन चंद्र ये है। रामकृष्णन चंद्र ने 1 दिसंबर 2025 से भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है ना। और आप देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और राजस्थान के तापमान में इतना बड़ा अंतर क्यों है? तो इसका आंसर है कि इसका मुख्य कारण उनकी भौगोलिक स्थिति और जलवायु परिस्थितियां हैं। अंडमान निकोबार भूमध्य रेखा के करीब स्थित है और चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। राजस्थान उत्तर भारत में एक शुष्क स्थलबद्ध क्षेत्र है जिसका एक बड़ा हिस्सा थार रेगिस्तान है। अंडमान निकोबार की जलवायु उष्णकटिबंधीय समुद्री है। समुद्र एक विशाल उष्मा भंडार के रूप में कार्य करता है और जो पूरे साल को मध्यम और स्थिर आमतौर पर 23 डिग्री से 31 डिग्री के बीच बनाए रखता है। आर्द्रता बहुत अधिक है और मानसूनी वर्षा भी खूब होती है। लेकिन गर्मियों में राजस्थान में रेतीली मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है जिससे तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर चला जाता है, जबकि सर्दियों में तापमान काफ़ी गिर सकता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है जिससे शुष्कता भी बनी रहती है। तो आप देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन किस तरह से आया था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था 1950 में गठित योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, PM होते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में क्या स्थिति है? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होते हैं। आप नीति आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और देखना है तो विशेष आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में से विषम यानी ऑड वन आउट शब्द की पहचान करें। ऑड कौन है? मेपल, बर्च। तो इसमें बार्क आपका हो जाएगा। मेपल और बर्च पेड़ों की विशिष्ट प्रकार का नाम है, जबकि बार्क किसी भी पेड़ की बाहरी परत या छाल को कहते हैं बार्क। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, राज्य सूची के विषयों में संबंधित या संघवाद को प्रभावित करने वाले संविधान संशोधन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर था मेरे भाई, राज्य सूची के विषयों पर संशोधन 2 संघीय ढांचे को प्रभावित करता है, जैसे कि न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणाली या संसद की शक्तियों का वितरण के लिए दोहरी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद आपका 368 के तहत किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो दोहरी प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। और फिर संसद का जो विशेष बहुमत है उसकी आवश्यकता होती है। विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में कुल सदस्यों के बहुमत का 50% से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था वैश्वीकरण का मुख्य अर्थ क्या है और यह देशों के बीच किस प्रकार के संबंधों को बढ़ावा देता है? तो यह अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से संबंधित है जिसके माध्यम से विभिन्न देशों के बाजार, व्यापार और संस्कृतियां आपस में जुड़ती है। इसी संबंध को बढ़ावा देती है वैश्वीकरण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था राष्ट्रीय गैस ग्रिड, नेशनल गैस ग्रिड के संबंध में
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये सब कथन दिया गया है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। कथन 1, 2 और 3 दोनों सही है। एक क्या कह रहा है, इसका उद्देश्य देश भर में गैस आधारित अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा देना, ये सही है। दूसरा, वन नेशन वन गैस ग्रिड, यह परियोजना का मुख्य लक्ष्य भी है, तो ये भी सही है। यह गैस की उपलब्धता और पहुंच को सुनिश्चित करने में मदद करता है, खासकर दूर दराज के क्षेत्रों में, ये भी आपका सही है। तो आपका 1, 2 और 3 सही है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे भाई। अगर आपका और आगे का एग्जाम है तो टेलीग्राम में लिंक दिया गया है, वहां से आप मैसेज भी कर सकते हैं मेरे भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे दे दिया जाता है, तो पीडीएफ चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, और अपने पढ़ाई में, अपने लक्ष्य को पाने में, अपने माँ पिता के लक्ष्य को पूरा करने में दिन रात एक कर देना है मेरे भाई। और जब तक वो लक्ष्य पर पहुंचना नहीं है, तब तक रुकना भी मना है। धन्यवाद मेरे भाई।